हुआ तो फिर हम सर के पास दोबारा आए। सर ने बहुत अच्छे से हमें पढ़ाया। मैडम भी थे यहाँ पे, सुदेश मैडम, और टीचर थे हमारे पास, लक्ष्य सर थे जो मैथ करवाते हैं, रीजन करवाते हैं, बहुत अच्छी करवाते हैं। राजपाल सर भी थे। राजपाल सर भी थे, वो उनकी जॉब लगती थी, वो कभी कभी आते थे हमारे टाइम में। पंकज सर थे जो टाइप के। तो मैं आपको थोड़ा सा ना अपने विषय में बताऊंगा, मैं मोटिवेशनल कुछ नहीं बताऊंगा, मतलब जो मैं हूँ वो बताऊंगा रियल। दो जैसे स्टार्टिंग में +2 के बाद विजुअल आर्ट करने के बाद यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले लिया BA के अंदर। उस टाइम पढ़ने का कोई मतलब ज़्यादा वो था नहीं, या यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले लिया और घर वालों की इच्छा थी यूनिवर्सिटी में हमारे बच्चे का एडमिशन हो, बस इतने की उनकी इच्छा थी, उनकी ये नहीं थी कि भी जॉब कर लेगा हमारे। उसके बाद जैसे BA में एडमिशन लिया, साथ साथ आर्ट एंड क्राफ्ट का डिप्लोमा था, उसमें भी रजिस्ट्रेशन करवा दिया कोर्सपोंडेंस से। दो चीज़ें इकट्ठे कर ली, ग्रेजुएशन भी कर ली और डिप्लोमा भी कर ली। ग्रेजुएशन के बाद फिर ट्रेंड सा आया, MBA का ट्रेंड था उस टाइम। MBA में अप्लाई कर दिया, एडमिशन हो गया। उसी टाइम एडमिशन होने ही फिर कॉन्ट्रैक्ट पे जॉब लगी। रेगुलर MBA का एडमिशन कैंसिल, तो ये तो जॉब कर सकते हैं कॉन्ट्रैक्ट की, या रेगुलर कर सकते हैं कोर्स। फिर उसके बाद क्या किया, कोर्सपोंडेंस से PGDCA का लिया। ये सोचा कि आर्ट क्राफ्ट का डिप्लोमा है जो ड्राइंग टीचर का, ये मतलब कुछ खास नहीं है और इसकी कोई वैल्यू नहीं है, क्योंकि उस टाइम पे MCA, MSc कंप्यूटर साइंस और MBA इनका क्रेज बहुत ज़्यादा था। 2006-07 के आसपास की बात होता है। तो PGDCA कर ली। MSc में एडमिशन लेना ही था, उसी टाइम ड्राइंग टीचर में सिलेक्शन हो। ड्राइंग टीचर में जैसी सिलेक्शन हुई तो अब क्या है कि दो चीज़ें इकट्ठे कर रखी थी, आर्ट एंड क्राफ्ट भी और ग्रेजुएशन भी। ग्रेजुएशन के बाद उसके बाद क्या हो गया, PGDCA भी कंप्लीट होगी, तो वो सारी की सारी फिर से कैंसिल करवानी पड़ी, क्योंकि जो आर्ट क्राफ्ट केस पे ले ली तो वो डिग्री साइड वाली उन्होंने बोला कि एक ही कर सकते हैं, आप ये ऐड करवा नहीं सकते। सारी कैंसिल करवाई, दोबारा से फिर ग्रेजुएशन में स्टार्ट से एडमिशन लिया। अब जब शिक्षा विभाग में आ गए तो उसके बाद PGDCA की और MSc की कोई वैल्यू थी नहीं, क्योंकि आई गए ड्राइंग टीचर की लाइन पे 6 से 8 के बच्चों के। तो फिर सोचा भी अब B.Ed कर लें, क्योंकि हमारी जो प्रमोशन थी वो मास्टर कैडर में उसी से थी, B.Ed से। फिर B.Ed की, उसके बाद फिर मास्टर डिग्री द्वारा MA फाइन आर्ट की, उसके बाद हट गए। MA फाइन आर्ट करते करते HTET के जैसे फॉर्म अप्लाई कर देते हैं। अब जब जॉब में थे तो ये हटने वाली उस टाइम बात नहीं थी, कोई HTET का फार्म भर दिया और कोई बुक नहीं देखनी, कोई कुछ नहीं देखना, और सीधे जहाँ यमुनानगर सेंटर आया पेपर देने गए और रिजल्ट आया सीधे फेल। दोबारा फिर फार्म भर दिया, दोबारा फिर रिजल्ट देखा, दोबारा फिर फेल। तो नहीं था, जो पढ़े ही तो फेल, जाहिर सी बात। उसके बाद जब जॉब चली गई उसके बाद सोचा भी अब क्या करेंगे, या तो खेती ही रास्ता है, वो तो हम जॉब के साथ पहले ही 10-11 साल से कर ही रहे थे। तो वो खेती में इतनी इनकम भी नहीं है, मतलब 7-8 एकड़ जमीन पे कितनी 30-40 हज़ार रुपये एक लगा लो उसका, तो 2,80,000, इतने में गुजारा चलना है। तो सोचे चलो दोबारा से एक बार कोशिश कर लें। फिर सर के पास आए, अब जब नौकरी से हट गए फिर कुछ दर्द सा हुआ, हाँ जायज था, तो जो चली गई थी दोबारा से वो बुक उठाई, फिर उसको पढ़ा, सर ने जैसे बताया। अब जब उस बुक को पढ़ा तो सर के पास आए यहाँ एकेडमी पे, वो HTET पहली बार में ही पास, उससे पहले भी वो 2-3 बार दिया था, हर बार फेल, हर बार फेल। अब मैं ये बात इसलिए कह रहा हूँ कि देखो जो अलग बात है और जीवन यापन अलग बात है। मैं ये कह रहा कि जब तक हमारी इच्छा शक्ति नहीं है करने की, जब तक हमें उस चीज़ की जरूरत नहीं है हम उसको करेंगे, क्योंकि हम जॉब में थे, हम ये था प्रमोशन में भी उसी पोस्ट पे जाना है हमने, जिसका हम HTET दे। अगर डायरेक्ट सिलेक्शन के लिए फाइट करेंगे, बुक्स पढ़ेंगे, वो पढ़ेंगे, उसकी जरूरत ही क्या है, क्योंकि हमारी तो प्रमोशन ही हो जानी है, केस हमारे मांगे हुए थे डिपार्टमेंट ने। तो जब जरूरत नहीं थी तो हमने उसको किया भी नहीं, वो फैल ही था।
जब उसकी जरूरत लगी, जब जॉब से हट गए, फिर उसकी जरूरत लगी, थोड़ा सा दर्द भी हुआ जॉब जाने का, और वो फिर एचटेट हो भी गया, और दोबारा से जैसे फिर उसमें रिटन एग्जाम वगैरह सब कुछ हुए तो वो पास भी हो गए। जैसे मैडम का था, इनका पीजीपी फाइन आर्ट का था। जब हम जॉब से हटे तो उस टाइम सिलेक्शन एचपीएससी के माध्यम से थी इनकी, हमारी स्टाफ सिलेक्शन के माध्यम। तो मैडम ने टॉप 10 बच्चे थे ना, टॉप 10 में इनका नाम था जब सिलेक्शन हुई इनकी। मेरा सिर्फ ये मोटिवेशन का कोई वो नहीं है, सिर्फ ये बताना था कि जब आपको जरूरत लगेगी ना तो आप उसको पढ़ लोगे, कर लोगे, वो नौकरी आपको मिल जाएगी। जब आपको जरूरत लगेगी, वास्तव में ही जरूरत लगेगी भी हाँ इसके बिना मेरा गुजारा नहीं है, तो आप उसको अचीव कर लोगे। जब जरूरत नहीं है तो उसको अचीव करोगे ही नहीं। उसके बाद जैसे मैंने नेट का पेपर दे दिया, फॉर्म भर दिया, और वो 3, 4, 5 नंबर से फेल हो गए। अब मैंने नेट की जरूरत नहीं है, क्योंकि मैं उस पोस्ट पे जाना भी नहीं चाहता। जो छोटी पोस्ट है इसमें 2:30 बजे छुट्टी है, वो 5 बजे तक का है, हम सिर्फ 2:30 बजे तक में खुश हैं। उसके बाद अपने घर का काम जो भी है, बच्चे हैं जैसे स्कूल से आएंगे उसी टाइम हम चले जाएंगे, नहीं तो फैमिली डिस्टर्ब है जो 5 बजे तक रुकेगा, उस पर हम जाना भी नहीं चाहते, और वो इसी वजह से पास भी नहीं होगा। क्योंकि एक बार बढ़ गया, उसकी इच्छा शक्ति है ही नहीं, क्योंकि वहाँ जाना ही नहीं, तो उस पर अपन मेहनत भी नहीं करते और वो पास भी नहीं होगा। जैसे स्टार्ट पहले पास नहीं हुआ, अब ये नेट भी ऐसे पास नहीं होने। जब उसकी जरूरत लगेगी वो पहली बार भी पास हो जाएगी। सिर्फ मेरा बस यही मानना है कि जो भी पढ़ाई अपने करनी है, जितनी भी करनी, इच्छा शक्ति करोगे तो 100% सक्सेस मिलेगी ही मिलेगी, गारंटी है उस बात की। और जितने की सिलेक्शन हुई है आज से पहले, जितने भी है वो मेरे आसपास के काफी लगे। वो ये नहीं है कि वो बहुत ज्यादा इंटेलिजेंट है, बिल्कुल नॉर्मल से भी लो लेवल के बच्चे हैं, उनकी भी सिलेक्शन उसके अंदर, लिस्ट के अंदर नाम है सिलेक्शन के अंदर। वो हमारे सिर्फ 1 या 2 कदम आगे हैं, इससे ज्यादा आगे नहीं है। 1-2 कदम जब आप थोड़ा सा पढ़ना स्टार्ट कर दोगे तो वो बच्चे वास्तव में ही आपसे बहुत पीछे रह जाएंगे। हमारा रिजल्ट आउटपुट क्यों नहीं होगा? क्योंकि हम उसको ना उतने मतलब जहन से उसको पढ़ देंगे। बस इतनी सी बात है। बाकी जो मेरा तो अनुभव था जीवन का, वो मैंने आपके साथ टोटल शेयर कर दिया। अब जो मैडम का है वो मैडम बताएंगे आपको। थैंक यू। सर ने बता ही दिया है। जैसे मैं अभी आपको ना अपनी जर्नी बताऊंगी कैसे फ्रेंकली ऐसे, ठीक है। 2004 से 6 हमने आर्ट एंड क्राफ्ट का डिप्लोमा किया। पहले 12th बेस था। मैंने इधर डीएन कॉलेज में बीए फर्स्ट ईयर में एडमिशन ले रखा था मैथ सब्जेक्ट से। तो ऐसे ये डिप्लोमा निकला आर्ट एंड क्राफ्ट का कि भाई ड्राइंग टीचर बड़े सालों से लगे नहीं है। तो मेरे मदर भी जॉब में थे, तो उन्होंने बोला कि रुचि तेरा एडमिशन ना इसमें करवा देते हैं, इसमें सिलेक्शन जल्दी होगी। तो काफी 19-20 साल से ड्राइंग टीचर नहीं लगे, तो मैंने उसमें एडमिशन ले लिया आर्ट एंड क्राफ्ट में। वहां पे हमने 2004 में लिया। वहां पे सर वहां पे क्लास में होते थे, हम अनजान थे, मतलब कभी मिले नहीं थे ऐसे। और 2004 से लेके 6 के बैच में हमने ये डिप्लोमा किया। और 6 को 21 अगस्त 2006 में लास्ट में ही ये वैकेंसी निकली कि लास्ट डेट है उसकी फॉर्म भरने की। हमने ऑन दी स्पॉट ही डीएमसी निकलवाई यूनिवर्सिटी से और फॉर्म अप्लाई किया हमने आर्ट एंड क्राफ्ट का। ऐसे करते करते 2008 में हुआ इंटरव्यू हमारा, सितंबर 2008 में। 2010 30 अप्रैल 2010 को हमारी हुई ज्वाइनिंग। तब मतलब कि अभी मैं बीएड एमएड साथ में मैंने और बीए वगैरह क्वालिफिकेशन अपनी कर ली। एमएड की मैंने यूनिवर्सिटी से, एमएड कर रही थी जब मेरी सिलेक्शन हुई। तो वो मेरी इवनिंग की क्लासेस थी, मैंने उसको भी साथ में कंप्लीट किया। एग्जाम बाद में दिए, जून में एग्जाम थे, मैंने एग्जाम दे दिए। उसके बाद क्या हुआ, मैंने ना उससे पहले एमए, जैसे एमएड के बेस पे प्रमोशन होती नहीं है, और एमए इंग्लिश का भी 1 साल किया हुआ था। लेकिन उसके बाद वो मैंने किया था प्राइवेट 2009 में, और 2010 में मेरा एडमिशन हो गया एमएड में डिपार्टमेंट में। तो मैंने एडमिशन ले लिया, मेरे को ये था कि मैंने डिपार्टमेंट से एमएड करनी है। तो एमए इंग्लिश का मेरा 1 साल बीच में रह गया। उसके बाद सिलेक्शन होने के बाद ना 3 साल के लिए हम नई क्वालिफिकेशन शुरू नहीं कर सकते, कोई भी डिग्री या डिप्लोमा। तो दोबारा से फिर मैंने 2012-13 में एमए इंग्लिश शुरू की दोबारा से, फिर से मैंने 1 साल किया। 1 साल करने के बाद गवर्नमेंट ने रूल निकाला कि सेम सब्जेक्ट में प्रमोशन होगी, वैसे प्रमोशन आपकी नहीं होगी। तो हम ड्राइंग फील्ड से, और प्रमोशन कर रखी थी एमए इंग्लिश। ड्राइंग से रिलेटेड हमने कुछ भी आगे नहीं कर रखा था, वो सिर्फ एक जस्ट डिप्लोमा किया था ना। 10th में +2 का भी हमने मतलब ड्राइंग नहीं ली हुई थी।
हमने बाद में एडिशनल पेपर दिए 10th का, +2 में, फिर BA के, B.Ed के, सब हमने एडिशनल एग्जाम दिए ड्राइंग के। फिर उसके बाद 2014 के लास्ट की बात है, इतने साल मतलब 2010 में भी हमारी जब सिलेक्शन हुई ना, तो एक जगह पे हमारा वो था सेमिनार शाहबाद के बीच में, वहां पे सर मुझे मिले। तो याद आया कि 2004 और 6 के बैच में हमने जहाँ डिप्लोमा किया था ना, वहां पे ये सर थे। तो 2010 में मिले हमें सर वहां पे। चलो अभी हमने सेमिनार अटेंड किया, उसके बाद कोई फोन नंबर नहीं, कोई मतलब नहीं, कुछ नहीं। 2014 में मेरे पास ऐसे ही सर का फोन आया, मैसेज आया कि ग्वालियर से किसने MA फाइन आर्ट करनी है। तो मैंने मैसेज पढ़ के ना तुरंत ही वापस, मुझे नहीं पता था किसका नंबर है, मैंने फोन कर लिया। तो चलो हमने मिलके ऐसे एडमिशन लिया। हम 10 जने यहाँ से हो गए कुरुक्षेत्र से ग्वालियर जाने के लिए। 10 जनों ने हमने MA की। 17 में हमने पास आउट है MA ड्राइंग एंड पेंटिंग की हमने वहां से। तो फिर हमें तब लगा कि अभी अब एचटेट देना चाहिए हमें। हमने एचटेट के लिए भी अप्लाई किया और 2017 में मैं यहाँ पे एचटेट की कोचिंग लेने के लिए आई। 2017 की बात है। लेकिन तब क्या था कि मैं जॉब में हूँ, क्या जरूरत है ऐसे एचटेट करने की, मैंने इतना ज्यादा ध्यान नहीं दिया। अपना स्कूल जाना, यहाँ पे आना, क्लास अटेंड करनी, लेकिन घर जाके बुक्स बंद की, यहाँ पे जो देखा और अपना चले गए, छुट्टी सो गए। तो फिर क्लियर होना तो मुश्किल ही था। ऐसे सर ने बताया कि यमुनानगर सेंटर आया, हम पेपर देने गए, फेल। उसके बाद 1 साल फिर से भरा हमने, लेकिन तब मैं यहाँ कोचिंग लेने नहीं आई। 2 साल हमने ऐसे ही भरते रहे, लेकिन हमने पढ़ाई नहीं की तो कुछ भी नहीं बना। फिर क्या हुआ 2021 में, 11 फरवरी 2021 में हम ये रिलीव हो गए। लेकिन हमारी हम क्यों एक साइड ना, हम इसीलिए भी ध्यान नहीं देते थे कि हमारी प्रमोशन होनी है, तो हमें क्या जरूरत है ऐसे ही टेस्ट वगैरह देने की। हमने छोड़ ही दिया टेस्ट देना बीच में। ये लगा लो 19 और 20 में हमने टेस्ट एचटेट का दिया ही नहीं, टेस्ट दिया नहीं। फिर उसके बाद जब 21 में हम रिलीव हुए जॉब से, तब हमें लगे बहुत ज्यादा भयानक ठोकर कि अब तो गए कहाँ, वही बात है सर की, 80,000 लेने वाले और जीरो पे आ गए। वो जो 20,000 मिले ना, वो तो उसके 1.5 साल बाद मिले, और जीरो। लाइफ स्टाइल वैसे बना लिया अपना, तो आपको पता है जिसकी जेब में 70-80,000 आए और फिर जीरो हो जाए बैलेंस, तो क्या बीतती है दिल पे। और एक तरह से ना हमने अपने टूल टांग दिए थे पेड़ पे कि अब हम लाइफ में सेटल है, हमने कुछ नहीं करना, प्रमोशन हो जाएगी। और प्रमोशन वाली लिस्ट में भी हमारा नाम था, सर का भी था और मेरा भी था लेक्चरर बनने के लिए। और वो प्रमोशन क्या हुआ कि जब हम रिलीव हुए, हमारे रिलीव होने के मतलब मेरे को लगता है 5-6 महीने में वो लिस्ट आ गई, और उस लिस्ट में भी नाम था हमारा, लेकिन हम तो डिपार्टमेंट से ही बाहर हो चुके थे। नाम आए ना आए उसका हमें कोई बेनिफिट नहीं था। फिर ऐसे ही 21 में सितंबर की बात है, सर का मेरे पास ऐसे ही कॉल आया। अब स्ट्रेस में तो हम थे ही सारे, बस ये है कि कोई दिखा देता है, कोई नहीं दिखा पाता, अंदर से सब स्ट्रेस में थे। तो सर बोलते कि मैडम बीना आप कोचिंग ले लो वहां से, तो भी हम ले लेते हैं, तो तैयारी कर लेंगे। मैंने सर चलो ठीक है। तो मेरी एक फ्रेंड भी थी और सर और मैं, हम सर के पास आए, जिसे हमने सर को बताया कि हमारे साथ ऐसे ऐसे हुआ है और हमने एचटेट की तैयारी करनी है। उसी साल ही फिर हम कंटिन्यू यहाँ पे आते रहे। उस बीच जब मैं हूँ झांसा से हूँ, यहाँ से 20-25 किलोमीटर पड़ता है झांसा गाँव। तो जब मैं वहां से बस में आती थी ना, अब मैं झांसा ही मेरी पोस्टिंग थी, झांसा की मैं रहने वाली हूँ। अब स्कूल के बच्चे मुझे बस स्टैंड पे मिलते थे, वो भी अलग अलग गांव से आते थे। मतलब वहां बैठती थी ना मैं बस स्टैंड पे और बच्चों को देखती थी कि इन्हीं को मैं स्कूल में पढ़ा रही थी, और वहां से मैं रिलीव हो गई हूँ। मतलब कि जो दिल पे बीतती थी ना, मैं आपको आज भी बता नहीं सकती कि वो क्या सिचुएशन थी। फिर उसके बाद इस रूम में मैं बैठी होती थी, क्लास चल रही होती थी, ठीक है, ध्यान भी जाता था, पढ़ना भी होता था, लेकिन माइंड में ना ऐसे एक स्क्रॉल कर रहा होता था कि मैं कहाँ पे जॉब में थी और मैं इन बच्चों के बीच में आज टेस्ट की तैयारी करने के लिए बैठी हूँ। मैं सच्चाई बता रही हूँ, अपने लाइफ का एक्सपीरियंस बता रही हूँ कि बहुत ज्यादा भयानक स्थिति थी। मतलब कि आप सुदेश मैडम थे, लक्ष्य सर से काफी डिस्कशन होती थी कि ऐसे बना हमारे साथ जो भी है। तो सर ने बहुत मोटिवेट किया कि नहीं मैडम कोई नहीं, आपके ना पेपर क्लियर हो जाएगा, हो जाएगा। चलो हमने अपनी तरफ से कोशिश भी की। फिर 17 और 18 दिसंबर को पेपर था, हमने टीजीटी का एक दिन और एक दिन पीजीटी का, दोनों पेपर दिए। जब रिजल्ट आया टीजीटी का मेरा क्लियर और पीजीटी का मेरा 89 मार्क्स। ऐसे ही सर हंस देते थे मेरे को कि मैडम अगर पेपर रहा ना तो 1 नंबर से ही रहेगा, और रिजल्ट आया तो वाकई में वैसे ही हुआ। टीजीटी का हम दोनों का क्लियर और पीजीटी का मेरा, इनका 86 मेरे 89, हम दोनों ही रह गए। चलो कुछ नहीं कर सकते थे, दुख बहुत ज्यादा था कि पीजीटी का क्लियर हो जाता, सुनने में था कि वैकेंसी निकलने वाली है। उसके बाद क्या हुआ, 4 महीने की बात थी, मैं अपने घर बैठी थी, सर का मेरे पास ऐसे ही फोन आया। उसके रिजल्ट आने के दिसंबर के जनवरी में मेरे घर से रिजल्ट आया था, जनवरी फरवरी में, और 4 महीने बाद सर का मेरे पास फोन आया कि मैडम शायद ना भी 1 नंबर बढ़ गया है, कोई रिजल्ट रिवाइज हुआ है, आप ना अपना रिजल्ट चेक करो।
तो मैंने उस बीच में क्या किया, मैंने बीच में थोड़ा बताना भूल गई। जब 2021 में हमने वो पेपर दिया और उसके बाद नेक्स्ट 22 आ गया, जनवरी 22 आया जब ये रिजल्ट आया, तो मैंने अपने ब्रदर के साथ मिलकर क्लॉथ हाउस भी खोला झांसा में, कि अब वेले रहना मेरी उसमें नहीं था, मुझे आदत थी जॉब करने की, और फिर अब जॉब नहीं थी तो चलो बिजनेस ही कर लेते हैं। तो मैंने और ब्रदर मिलके हमने अप्रैल में बिजनेस स्टार्ट किया। और अप्रैल से बाद की बात है, मैं शॉप पे बैठी थी, सबका मेरे पास फोन आया कि मैडम रिजल्ट रिवाइज हुआ, आप देखो जाके। तो मेरे को रोल नंबर तो याद नहीं था, तो मैं फटाफट से भाग के घर गई, मैंने वो रिजल्ट वगैरह रोल नंबर वगैरह निकाला कहीं से भी, जहाँ भी पड़ा होगा, अब मुझे याद भी नहीं है कि कहाँ कैसे था। तो मैंने निकाला और मैंने पता किया, तो मेरा वो पीजीटी वाला भी क्लियर हो गया। मैंने सबको फोन किया कि सर मेरा क्लियर हो गया। उसके बाद जैसे वो पीजीटी और टीजीटी की वैकेंसी निकलने का शोर था, अब पीजीटी मेरे दोनों क्लियर हो गए, मेरे को खुशी होगी चलो। और भगवान ने भी ना इतना साथ दिया कि वैकेंसी भी निकल आई, पीजीटी की भी पीजीटी की भी। पहले निकली टीजीटी की, हमने कहा चलो भर देते हैं, अच्छी बात है, भर दिया। वो क्या होगी, थोड़े दिन बाद विड्रॉ होगी, वैकेंसी विड्रॉ होगी। फिर निकली पीजीटी की, मैंने अपना ये दिसंबर 22 की बात है कि अभी ना फरवरी में पेपर हो जाएगा, 23 फरवरी में, सन फरवरी में, अभी 23 में पेपर हो जाएगा ये। तो हमने क्या किया, अपना जी जान से उधर से बीच में ही सन 22 में हमारी HKRL में हमें गवर्नमेंट ने एडजस्ट कर दिया, अभी जो हटाए थे उनको एडजस्ट कर दो। उधर से स्कूल भी जाना होता था, शॉप भी देखनी और पेपर भी क्लियर करना। पीजीटी की वैकेंसी निकली तो पीजीटी के लिए तैयारी शुरू कर दी। अब टीजीटी की तरफ विड्रॉ होगी, उसकी तैयारी की, तो अपना फरवरी में पेपर क्या होना था वो भी विड्रॉ होगी। दोनों वैकेंसी निकली, दोनों विड्रॉ होगी, ये और टेंशन होगी भी, हम मेहनत भी कर रहे हैं, तैयारी भी कर रहे हैं। फिर थोड़े दिन बाद क्या हुआ, फिर टीजीटी की निकल आई, हमने फिर उसकी तैयारी शुरू की। ऐसे लगने लगा कि पहले तो ना टीजीटी लग जाएगी हम, तो उसकी भी ना अप्रैल में 23 अप्रैल की पेपर की डेट वो पोस्टपोन हो गया। 14 मई को पेपर हुआ कि हमारा, हमने चलो वो पेपर भी दिया 14 मई को। थोड़ा सा मन तो खराब होता भी, ऐसे से हो रहा बार बार, तो 14 मई को पेपर देके उसके बाद ये था कि जुलाई में क्या वो रिजल्ट आ जाएगा। 5 जुलाई को हमारी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगी, 5 को होगी थी ना, 5 जुलाई को डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगी, तो भाई अभी ना साथ के साथ ये रिजल्ट निकाल देंगे। उसी बीच में वो करते कराते वो तो हुआ नहीं कुछ, जब वो पानी वगैरह आ गया था, कुछ ऐसे हो गया था ना, तो वहां पे इंटरव्यू बंद हो गए। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन ये 14-15 जुलाई की बात है, हमारा तो फर्स्ट डेज में हो गया था 5 तारीख को, लेकिन और लोगों के रह गए। तो गवर्नमेंट ने क्या किया, इकट्ठी रिजल्ट निकाल लेंगे हम। वो करते करते साल बीतने को आ गया और फिर निकल आई पीजीटी की वैकेंसी। फिर मैंने पीजीटी की तैयारी शुरू की, और पीजीटी का अभी ये था, अक्टूबर में फॉर्म भरे थे ना, अगस्त में फॉर्म भरे हमने, चलो अभी 2-3 महीने में, अक्टूबर नवंबर में पेपर होगा, उसकी 1 महीने की डेट आ गई, 17 सितंबर को पेपर आ गया। चलो वो भी तैयारी करके दे दिया। और उसमें भी क्या फंडा था, पहले जो पहले वैकेंसी निकली थी उसमें क्या था कि तुम्हारा पहले पेपर होगा, उसमें स्क्रीनिंग होगा, और जैसे वो ऑब्जेक्टिव टाइप वाला क्वेश्चन वाला, उसके बाद वो सब्जेक्टिव एग्जाम आ गया। पहले वो तैयारी की हुई थी, फिर सब्जेक्टिव एग्जाम की तैयारी की। और मैंने अपना जो एक्सपीरियंस मैं बताऊंगी कि जैसे हम डिटेल बुक पढ़ते हैं ना, सब्जेक्टिव एग्जाम आपका भी होगा बाद में जब जॉब के लिए होता है, जितना हम डिटेल बुक को पढ़ेंगे ना उतना फायदे में रहेंगे। हमने डिटेल बुक को पढ़ा, जिससे हमने एस्टेट भी पास किए और दूसरी ये स्क्रीनिंग वगैरह भी क्लियर किए और सब्जेक्टिव एग्जाम भी क्लियर किए। तो जो शॉर्ट बुक्स पढ़ने की बजाय ना डिटेल बुक को पढ़ो, उसमें ज्यादा पेपर क्लियर होता है। ये भी मतलब एक पॉइंट है, अगर आप जो भी टेस्ट की क्लियर करते हो, अपना सब्जेक्ट है उसकी तो डिटेल बुक पक्का ही पढ़ो। जो 60 नंबर का आता है ना हमारा एस्टेट में भी सब्जेक्ट का आता है, उसके लिए। चलो फिर क्या हुआ, इसका हमारा 17 सितंबर को मेरा पीजीटी का एग्जाम हो गया, लेकिन पीजीटी का रिजल्ट हमारा अभी भी नहीं आया। फिर उसके बाद हुआ इंटरव्यू, हमारा इंटरव्यू हो गया, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगी, सब काम हो गया। अब टीजीटी का भी हो गया और पीजीटी का भी हो गया, रिजल्ट किसी का ना आए, दोनों में वो भी रिजल्ट तो चलो टीजीटी का सुनने में था, लेकिन वो भी नहीं आया। फिर कर करा के पीजीटी का रिजल्ट पहले आ गया। उसके बाद फिर मैंने 6 मार्च को ज्वाइन किया और उसके बाद टीजीटी का रिजल्ट आया। फिर टीजीटी में भी मेरी भी सिलेक्शन होगी, सर की भी होगी। तो यही था, ऐसे ही हम अपना आगे निकलते गए। हमें भी लगी, स्ट्रगल तो बहुत किया, लाइफ में मोड़ भी बहुत आए, लेकिन ये है कि अगर हम ध्यान से पढ़ते हैं ना, और जब ठोकर लग जाती है इंसान को और फिर तैयारी करते हैं, फिर सब टेस्ट सब क्लियर हो जाते हैं। क्योंकि ये एक्सपीरियंस है हमारा, कुछ भी नहीं था हमारे पास जब वो जॉब में हटे थे, ना कोई टीजीटी ना पीजीटी एस्टेट कुछ नहीं था हमारे पास। तो
उसके बाद सर के पास आए, सर ने बहुत इंग्लिश पढ़ाते हैं, सर बहुत अच्छी पढ़ाते हैं, सर ने बहुत मेहनत की हमें हमारे ऊपर भी। और एक सुदेश मैडम थे और हाँ हिंदी पढ़ाते थे, उन्होंने भी। और लक्ष्य सर स्पेशली मेरे को याद है कि वहां पे काउंटर जहाँ पे आगे है रिसेप्शन की वो सीट है, वहां पे बैठ के उन्होंने अकेले ने मेरे को ये जीके का सब्जेक्ट और रीजनिंग का सर मेरे को बहुत कहते थे कि मैडम आप करो आपका हो जाएगा। और वाकई में सर ने भी बहुत मेहनत किया है और जिस वजह से हमारा स्टेट क्लियर हुआ और आगे भी पेपर क्लियर हुए। यही जरूरी थी और आप लोग भी ऐसे ही मेहनत करो और आगे बढ़ो। बात इतनी थी जब तक ठोकर नहीं लगती ना तब तक कुछ नहीं होता। बस जब मन से हम पढ़ेंगे तभी ऐसा क्लियर होगा। ऐसे बिना पढ़े अगर यहाँ से भी हम खर्चा करके बंद करके रख देते हैं ना तो समझो नहीं होगा, क्योंकि ये हमारा एक्सपीरियंस है। प्रिय विद्यार्थियों, आपने देखा कि सर ने और मैम ने किस तरह से संघर्ष किया, और संघर्ष करना मनुष्य की प्रकृति होना चाहिए, इंस्टिंक्ट होना चाहिए संघर्ष करना। और ये नहीं है कि भी संघर्ष करने के बाद कोई सफलता नहीं मिलती। एक अच्छी सफलता मिली है, उदाहरण आपके सामने है। और जीवन में आपने सुना इन दोनों से कि भाई बहुत बार अनिश्चितताएं आई, ठीक है, अलग अलग तरह की अनिश्चितताएं, लेकिन इनकी लगन ने, इनकी कोशिश ने सभी अनिश्चितताओं को दूर कर दिया। और फाइनली क्या है, जिस मकाम पे पहले थे उसी मकाम को दोबारा टच किया इन्होंने, ठीक है। और जैसे देखिए क्या है, मैम को हमने सिखाया नहीं है कि मैम आपने ये बोलना है, ये कहना है, ये इंस्टीट्यूट के बारे में। जैसे मैम बता रही हैं कि भी लक्ष्य सर ने पर्सनली भी मतलब ध्यान दिया हमारे ऊपर, ठीक है। और हमारी अटमोस्ट एफर्ट्स रहते हैं, कोशिश रहती है कि जो बच्चा मतलब आगे जाना चाहता है उसको किसी भी तरह की हेल्प की जरूरत है तो हम उसकी हेल्प करते हैं, ठीक है। वहाँ मतलब हमारा जो संस्थान है उसका कोई भी टीचर पीछे नहीं हटता, लेकिन लगन तो आपको स्वयं पैदा करनी पड़ेगी ना। जब तक आप अपने अंदर सफलता के लिए मतलब ट्रिगर ऑन नहीं करेंगे, ठीक है, यानी कि दृढ़ निश्चय नहीं करेंगे तो सफलता नहीं आएगी। तो ये ठीक है। और जब कभी भी सर फील्ड में होंगे, कभी कहीं पर भी होंगे और मैम भी कहीं पर होंगी, तो हमारे संस्थान का नाम और हमारी जो पर्सनैलिटी है सभी टीचर्स की हमेशा इनके दिलो दिमाग में रहेगी। तो आपसे भी अनुरोध है कि आप लगन रखें मन में, ठीक है, बिल्कुल मतलब डिटरमिन होके चलें, दृढ़ निश्चित होके चलें, तभी मतलब क्या होगा, सफलता मिलेगी। तो जैसे पवन सर ने बताया कि जब तक हम बिल्कुल लापरवाह थे तो सफलता भी नहीं मिली, चीजों को मतलब सीरियसली नहीं लेते थे। तो पवन सर के बारे में एक बात और बताऊंगा मैं, ठीक है। जब इन्होंने देखा कि भाई मैंने तो सिलेक्शन लेनी है, तो इन्होंने फोन तो रखते थे लेकिन स्विच ऑफ करके रखते थे फोन। मैं इनके कुल्ली को और दूसरे आते थे साथ में, मैं बोलता था भाई पवन सर को बोलो क्लास अटेंड करनी है, ये क्लास चल रही है अब, ठीक है, संडे को आना होता था एक्स्ट्रा। बोले सर जी तो फोन ही नहीं उठाते जी। सर का तो फोन, मैं कोई और नंबर होगा, उनकी मैम को करता फोन है, उनका ना जी हमारे पास तो है नहीं, उनका था, वो फोन ही नहीं उठाते। तो इन्होंने ये प्रक्रिया, फोन वाली प्रक्रिया है, लगभग 1 साल बिल्कुल ऑफ मोड पे रखा। अब तो ऑन होगा सर। भी वही प्रक्रिया है। और सच बात है, सर फोन स्विच ऑफ रखते थे पढ़ने के लिए। और दूसरी बात बताता हूँ मैं, जो इनके हृदय में, देखिए एक तो आप वहां पे पहले जॉब में थे ऑलरेडी, जब जॉब में होते हैं तो नजाकत बड़ी आ जाती है। नजाकत का मतलब समझते हो, एक थोड़ा सा एक्साइटमेंट आ जाती है दिमाग में, ठीक है, तड़क भड़क जिसको कहते हैं, ठीक है। और वो भी चली गई थी तड़क भड़क जब जॉब में थे। जब यहाँ पे एज ए स्टूडेंट आए तो इनका ये देखा है मैंने, कोई भी विद्यार्थी आज तक इतना रिगार्ड नहीं करता जितना पवन जी ने किया। एज में भी सीनियर थे ये, ठीक है, तो उसके अकॉर्डिंग अब लक्ष्य सर तो बहुत जूनियर है इनसे, उनके भी पाँव के हाथ लगा देते थे। मैंने इनको कहा भी कई बार, मैं सर डेली नहीं होता ये तो, लेकिन कहना आप तो मेरे लिए सर, ठीक है। तो इतनी सादगी में रह के इन्होंने, ठीक है, सफलता हासिल की
और आज उस मतलब विनय का और इनकी मेहनत का परमात्मा ने इनको फल दिया है। और हम सभी क्या है, भारद्वाज इंस्टीट्यूट और उसके छात्र इन दोनों को, मैम को और सर को बहुत बहुत बधाई देते हैं और भगवान से प्रार्थना करते हैं कि इनकी जिंदगी में ऐसे ही खुशी बनी रहे। ठीक है, कोई भी इनको दिक्कत ना आए लाइफ में। ठीक है, और मैम हर बार ये कहते थे, भाई सर मेरा स्टेप करवाओ, आपको ग्रांड पार्टी दी जाएगी। क्यों मैम? तो थोड़ा सा लेट जरूर हो गया आने की वजह से। हम ये कहते थे हमारे लिए पार्टी है, बस पास कर दो आप। ठीक है, एग्जाम पास हो गया तो हमारी क्या है, पार्टी हो गई। ठीक है, तो देखिए क्या है, जैसे संस्था का रूल है, जो भी हमारे अलुमनी आते हैं और सफलता के साथ आते हैं तो हम उनको पुरस्कृत करते हैं। तो संस्था की तरफ से हम एक पेन और डायरी देंगे दोनों को। ठीक है, और इनसे रिक्वेस्ट है, पेन इसी के अंदर है, और मैम से और सर से रिक्वेस्ट है कि जो पेन यहाँ से लेके जाएंगे उससे बहुत से छात्रों का और छात्राओं का भला करें। ठीक है, मन में थोड़ी सिंपैथी रखें और जब मार्किंग करते हैं थोड़ा सा लीनियंसी बना के रखें। सर जब से दोबारा ज्वाइन किया ना, तो आप मानोगे नहीं कि हम बहुत ज्यादा लगन, और लेकिन मैं बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट थी, बहुत ज्यादा जब पहले पढ़ाती थी। लेकिन अब तो ना बच्चे भी कहते हैं कि ये वही रुचि मैडम है। सच्चाई बता रही हूँ, बच्चे भी बताते हैं जो पहले मेरे साथ भी पढ़ने वाले। आपने प्रैक्टिकल लाइफ को फील किया और उसके बाद सफलता मिलती है तो आदमी रिफाइन हो जाता है। क्या हो जाता है? रिफाइन। ठीक है, तो मैंने आपको पहले ही बताया, मैम जहाँ भी काम कर रही है जिस स्कूल में, और वहाँ पे जो भी स्टाफ है और अन्य लोग हैं, मतलब बच्चे हैं, फुली कोऑपरेट करती हैं उनको। ठीक है, फुली